वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। इससे पहले आप 2 चैप्टर्स और पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो था वो था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो था वो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में था। अब ये तीसरा टॉपिक है जो आप शुरू कर रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आज तक आपने पिछली क्लासेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब भी पढ़ा है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। एक चीज़ जो आप पहले पढ़ चुके हैं और जो आपने इस क्लास में भी पढ़नी है वो कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दोनों क्लासेस में, पिछली क्लासेस में जब आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था और इस क्लास में जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ जो है इन दोनों क्लासेस में कॉमन है, और वो चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज़ है, इट इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपका वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपको, सिंस यू पीपल आर इन 10th क्लास, अब आपको मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँ, मैलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, सोनोरिटी है, या ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो इसमें आपका डेफिनेटली समय नष्ट होगा। आप जिस तरह की भी रिफ्रेशर यूज़ में लाते हैं, या कोई भी बुक अगर आप यूज़ करते हैं, या इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी यूज़ करते हैं, तो आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ से पढ़ने को मिल जाएंगी और आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो नया टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हालांकि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती थी ये आपको शायद नहीं पता होगा। इसीलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम बताएंगे कि मेटल्स एक्चुअली होता क्या है, नॉन मेटल्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेटल से। देखिए, मेटल्स, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो मेटल्स जो है वो क्या है? व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर एक्चुअली दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस, ठीक है। उनके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, देयर अबाउट 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप बात करेंगे सोडियम की, अगर आप बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम जो है आपको पता होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, ये सोडियम का सिंबल है, आप जानते हैं, ये सोडियम का सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ पता लगेगी, और वो क्या है कि सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1, ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, या किसी तरह से ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन से मुक्ति पा ले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर किसी तरह से ये सोडियम, मैंने जैसा आपको बताया 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी प्रकार से ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन से मुक्ति पा ले, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 28। बहुत सारे तरीके हैं इस एक इलेक्ट्रॉन से मुक्ति पाने के, इस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोडियम जो है वो क्यों मेटल कहलाता है, या अगर वो मेटल कहलाता है तो क्या खास बात है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि सोडियम तो आयरन की तरह हार्ड नहीं है, फिर भी हम इसको मेटल कहते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप सोडियम को मेटल कहते हैं? तो फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम जो है वो एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज 2, 8 and 1, and if however it loses this one electron it can become stable, है ना, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होता है, अब देखिएगा, समझिएगा इसको। एक सोडियम मेटल, एक सोडियम एटम, it loses one electron to become
a sodium ion. Okay, so it's a donor. Always remember that it's a donor. Sodium element loses one electron and it becomes sodium ion. तो ये एक डोनर है. ओके, ये क्या है? ये एक डोनर है. और डोनर जो होता है उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है. कौन सा चार्ज मिलता है? पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो सोडियम मेटल एक डोनर है. डोनर का मतलब होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसीलिए इसको एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है. अब ये तो एक बात थी. मैं दूसरी बात एग्जांपल बताता हूँ मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12. आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 282. So magnesium to become stable, it loses 2 electrons. Okay, to acquire, to complete its octet, it has to lose 2 electrons, and when it loses 2 electrons, it becomes an ion. और किस तरह का ion? It becomes Mg2 positive ion. ये क्या बन जाएगा? Mg2 positive ion. तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया अगर सोडियम से आयन बनेगा तो Na नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन बनेगा. अगर मैग्नीशियम से आयन बनेगा तो Mg2 पॉजिटिव आयन बनेगा. ठीक है, ऐसे ही आप एल्युमिनियम के लिए बात कर सकते हैं. ऐसे ही आप किसी और मेटल के लिए, आयरन के लिए बात कर सकते हैं, कॉपर के लिए बात कर सकते हैं. ये जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड डोनर्स. ये क्या करते हैं? ये अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक डोनेट कर देंगे. दो हैं, दो डोनेट कर देंगे. तीन है, तीन डोनेट कर देंगे. एंड दे बिकम डोनर्स. एंड दीज डोनर्स दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि सोडियम जो है इसको एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है और मैग्नीशियम को दो पॉजिटिव चार्ज मिलता है. और कारण क्या है? कारण ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किया है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. दैट इज व्हाई इट बिकम Mg2 पॉजिटिव. ठीक है, तो देखिए अब हम फिर से बात करते हैं मेटल्स के बारे में. मेटल्स क्या है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ओके, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको सोडियम का दिया हुआ है. वो किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाता है, या आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है और इस तरह से वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है. तो याद रखिए ये जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर अगर आपको डिफाइन करना हो कि मेटल क्या है, तो मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है जी. व्हाट इज अ मेटल? मेटल इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स क्या हैं? व्हाट आर नॉन मेटल्स? तो नॉन मेटल्स जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं. अब देखिए 4, 5, 6 और 7. ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको बताऊं 5, 6, 7 को हम पर ज़्यादा फोकस रखते हैं. 5, 6 और 7 के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. अब सोचिए ज़रा क्लोरीन के बारे में. क्लोरीन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl. देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्लोरीन लिखेंगे तो C कैपिटल और L स्मॉल होगा. ऐसे ही जब आप मैग्नीशियम लिखते हैं ना तो मैग्नीशियम में M कैपिटल और G स्मॉल होता है. सोडियम लिखते हैं तो N कैपिटल और A स्मॉल होता है. एल्यूमिनियम लिखते हैं तो A कैपिटल और L स्मॉल होता है. ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. खैर मैं अभी आप नॉन मेटल्स के बारे में आपको बता रहा था और मैंने शुरू किया था क्लोरीन के बारे में. क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 17. इट इज़ अबाउट 17. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है और यही रीज़न है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 287. यानी कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा 287 होने के कारण आप कह सकते हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में, किसके आउटरमोस्ट शेल में? क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स.
देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज नहीं कर सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान है। ओके, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए? जैसे आपने अभी अभी मेटल्स के बारे में पढ़ा, उनमें क्या हुआ, जैसे सोडियम का मैंने एग्जांपल दिया, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस उठा लिया। तो उसके लॉस उठाने के कारण उसका जो सेकंड शेल था उसके कारण उसका ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट हो गया। यहां पर भी आप देखिए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएगा, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, तो क्या होगा? ये आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा और हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, एक चीज आसान है, अगर किसी तरह से कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लोरीन को दे दे तो इसके 7+1 हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से पूरे हो जाएंगे। तो क्या बन गया? ये बन जाएगा 2 8 और 8, हम कह सकेंगे कि इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके लिए इसे क्या करना है, तो मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सोडियम का केस था, आपने देखा उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और उसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करना था। और आप जब आप क्लोरीन का केस देखोगे, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। This should lose one electron, sodium should lose one electron, while chlorine has to gain one electron to complete its octet, है ना? To complete its octet, chlorine should gain one electron, while sodium should lose one electron. Now what happens here? इस केस में क्या होता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इस तरह से यहां पर हो जाएगा, सोडियम का आपको याद है 281 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर आ जाएगा 28, क्योंकि इसका 281 वाला जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था, वो तो डोनेट हो गया, वो तो इसने अभी अभी किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन का आपको याद होगा इट वाज 287, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में, इसने एक गेन कर लिया और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से हुआ ये कि सोडियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और क्लोरीन जो है, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। वो क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने आपको बताया कि जब भी आप मेटल्स की बात करेंगे, जब हम बोलेंगे मेटल्स, तो मेटल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है जी। जब हम बोलेंगे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, गलत हो गया। मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं क्योंकि डोनर हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं क्योंकि ये एक्सेप्टर हैं। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। खैर, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने आपको अभी भी मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये डिफाइन करके आपको बताया, और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, केवल मेटल्स की बात करेंगे, और केवल मेटल्स की बात करते वक्त हम बात करेंगे किसकी? रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की, मेटल्स की। तो मेटल का केमिकल रिएक्शन पढ़ते वक्त मैं पहला केमिकल रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, और ये केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेटल्स जो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ओके,
अलग अलग टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करते हैं। खैर इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, पहले देख लीजिए मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा। मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, ठीक है जी। तो चलते हैं मेटल ऑक्साइड्स में। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको कॉपर का, आप देख सकते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है एल्युमिनियम का, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी तक देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स डोनर होते हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्टर होते हैं। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच बनने वाला बॉन्ड जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके, वी कॉल इट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, मैं फिर से बता दूं, इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं, वी कॉल इट आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है जी। जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का मैंने आपको रिलेशन बताया सोडियम और क्लोरीन की एग्जाम्पल देकर। साथ में हमने जाना सोडियम जो है या मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है। खैर अभी हमने शुरू किया था कि मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिया, एक आपने देखा कॉपर का और एक दूसरा एल्युमिनियम का। ठीक है जी, चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और चीज़ें मेटल ऑक्साइड के बारे में, मेटल्स और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बारे में। सबसे पहली बात जो मैंने मेटल्स और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में आपको बताई वो ये थी कि हर मेटल जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन के साथ वो डिफरेंट होता है। मतलब इस बात का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। इसका मतलब है कुछ मेटल्स बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और कुछ जो है वो धीमे से रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन जो होता है वो बड़ा स्लो होता है, और कुछ का तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और कुछ तो रिएक्ट भी नहीं करते। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट विद ऑक्सीजन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ मेटल्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, हम ऑक्सीजन की जब भी बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट मेटल्स के लिए वो डिफरेंट ही होगा। आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो आपको मैंने बताई वो ये थी कि डिफरेंट मेटल्स जो है जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो अलग अलग टेम्परेचर्स पर रिएक्ट करते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बात समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पर साइड पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं तो ये एक रिएक्शन से मैंने तस्वीर ली है। यूट्यूब में एक रिएक्शन दिखाया जा रहा था किस तरह से सोडियम जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो इट स्टार्ट्स बर्निंग लाइक दिस। ओके, ये बर्न करने लग जाता है। तो सोडियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, आप जानते हैं। मैंने फिर से मैं बता दूं, सोडियम और साथ में मैंने किसके बारे में बताया आपको, पोटेशियम। ठीक है जी, ये दोनों जो हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब भी कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है। these metals catch fire if kept in open air. Always remember, the reaction is so vigorous that these metals catch fire if kept in the open air. ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि आप जब भी लैब में कभी आपको सोडियम और पोटेशियम देखने का मौका मिला तो आपको बताया जाएगा कि इसको रखा जाता है किसमें, कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि ओपन एयर में आते ही इसमें आग लग जाती है और ये बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होती है। खैर चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको पोटेशियम और सोडियम के बारे में बताया, लेकिन अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, सपोज करिए हम बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम
जिंक या लेड की, ठीक है। आप बात कर लीजिए मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, लेड की, ठीक है। तो ये भी जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। आप देख लीजिए, ये आप देख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम बॉडी है, ये भी एक एल्युमिनियम बॉडी है, और इसके ऊपर देख लीजिए एक लेयर जो है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आ गई है, ठीक है जी। तो अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर में आप एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, लेड की बात करते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। आपको याद होगा, ये आपने पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा या उससे पिछले चैप्टर में, कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको इस्तेमाल करने से पहले साफ किया जाता है, और उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है, ऑक्साइड लेयर जो है वो आ जाती है, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, याद रखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आ जाती है, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अब एक और बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है, इट डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप इसको स्ट्रांगली हीट कीजिए तब भी ये कभी बर्न नहीं करेगा, आयरन जो है वो बर्न नहीं करेगा। उसका रीज़न होता है, मैंने जैसा आपको बताया इसके ऊपर, अब देखिए एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूँ। अगर आप आयरन लेते हैं और उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट हैपन्स, वो बर्न तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जगह क्या होगा, वो ग्लो करने लग जाएगा विद अ ब्राइट लाइट। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, आयरन जो है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, होता क्या है, मैं फिर से बता दूं, आयरन जो है अगर आप इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और ग्लो करने लग जाएगा ब्राइट लाइट के साथ। इट विल स्टार्ट ग्लोइंग विद ब्राइट लाइट, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में, आप देखिए, अब हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर की जब आप बात करते हैं, कॉपर इट ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये बर्न नहीं करता। हाँ, एक बात होती है, ऑन हीटिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्लैक कलर्ड कॉपर। इसके ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो है, जिसको आप क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वी कॉल इट क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके। क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर जो है इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। अगर आप कॉपर लेंगे, मैं फिर से बता दूं, अगर आप कॉपर लेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और वो ये है, एज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इज रिक्वायर्ड दिस शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आप जो रिफ्रेशर, जो भी पॉपुलर रिफ्रेशर यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी ये मिल जाएगा। एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। तो सिल्वर, ओके, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर इवन एट हाई टेम्परेचर पर। चाहे टेम्परेचर जितना भी हाई हो, कितना भी हाई हो जाए, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते। और ये बताता है कि दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने अभी अभी आपसे बात की किसके बारे में, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। मैंने आपको बताया कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। तो ज़रा नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड भी बात कर लेते हैं, लगे हाथों। तो आप देखिए, जब आप मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट exceptional cases always there. Here we have a few exceptional cases. For example, sodium and potassium, ये एलिमेंट्स जब आप इन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो आप जब भी इनके बारे में बात करते हैं तो ये थोड़े से
अलग तरह के मेटल्स हैं। किस तरह के मेटल्स हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। तो मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और मैंने एग्जांपल दी, एक्सेप्शन की, और वो क्या थी? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। एक और बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड को ही लेकर, और वो ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे मेटल ऑक्साइड को, तो अक्सर मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब ये है, अगर आप इनको देखेंगे तो दे कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू, ओके, बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच प्रूव टू बी एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर जो है होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम एल्युमिनेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि क्या है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एम्फोट्रिक नेचर जो है वो कैरी करते हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सोल्यूशन और दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको लाइटली मत लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। खैर, ये तो शुरुआत थी। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें हमने सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। अभी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है। अगला केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमने वाटर का पढ़ना है, वाटर के साथ पढ़ना है मेटल का। फिर हम डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मेटल्स क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ और कुछ मेटल सॉल्ट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।